जय हिंद। मैं राकेश और पेशी एकेडमी से आज हम लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स कथन व तर्क के अंतर्गत और भी प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्गुमेंट अर्थात तर्क का अर्थ होता है सजेशंस या सलाह। अर्थात कथन में यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो और कुछ तर्क दिए गए हैं तो आपको तर्क का मतलब समझना है सलाह या सजेशंस। अर्थात यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसमें अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, अपने क्या सलाह या सजेशंस देते हैं, वो हमें डिस्कस करना है। यहां पर सलाह या सजेशंस यूनिवर्सली ट्रूथ होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। कथन है, क्या भारत में पटाखों के उत्पादन पर पूर्णतया प्रतिबंध होना चाहिए? पूर्णतया मतलब कंप्लीटली बैन होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यदि पटाखों का उत्पादन किया जा रहा है भारत में तो इसका मतलब यहां कोई नकारात्मक पहलू के लिए नहीं हो रहा है, सकारात्मक पहलू के लिए हो रहा है। यदि आप दीपावली के दौरान या किसी विशेष अवसर में पटाखों का प्रयोग करते हो तो इससे वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण बहुत मात्रा में नहीं होता है। यदि आप पटाखों की कंपनियों को बंद कर देंगे तो सिंपल सा मतलब है कि उसमें जो कारीगर, मजदूर या श्रमिक काम कर रहे हैं वो पूर्णतः बेरोजगार हो जाएंगे और भारत को पटाखों के लिए किसी दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ही गलत है। साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि पटाखों का यदि आप किसी विशेष अवसर तथा दीपावली के दौरान भी करते हैं तो इससे बहुत मात्रा में ध्वनि प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन यदि आप पटाखों का प्रयोग डेली कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, तब ध्वनि प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण होना प्रारंभ हो जाता है। तो यहां पर हमें अपने तर्क देने हैं। क्या भारत में पटाखों के उत्पादन पर पूर्णतया प्रतिबंध होना चाहिए? नहीं, यह हजारों श्रमिकों को रोजगार रहित कर देगा। यह बिल्कुल सही है। हां, पटाखा निर्माता बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कहीं भी स्टेटमेंट में बाल श्रमिक से संबंधित कोई बात नहीं लिखी गई है। कोई भी कंपनी हो, वो कंपनी बाल श्रमिक रखता है जो कि अवैध है, गैर कानूनी है। यहां पर पटाखों की कंपनी में ही बाल श्रमिक होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। तो यह पूर्णतः आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, अर्थात यह तर्क गलत है। तो इस प्रकार से केवल और केवल तर्क एक सही है, ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, क्या केंद्र सरकार को सभी राज्यों के प्रत्येक तहसील में अच्छी तरह के सुसज्जित अस्पताल हॉस्पिटल खोलने चाहिए? ध्यान दीजिएगा, यह तो मैं भी चाहता हूं कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार भारत के हर जिला के अंदर आने वाले तहसील लेवल पर एक अच्छे हॉस्पिटल का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि भारत में सबसे पहले शिक्षा तथा अस्पताल इसे पूर्णतः मुफ्त करना चाहिए तथा शिक्षा तथा अस्पताल अर्थात स्वास्थ्य की सुविधा का पर विकास करना चाहिए। इसलिए मेरा भी मानना है कि भारत सरकार को भारत के हर जिलों के अंतर्गत आने वाले तहसील लेवल पर अच्छे अस्पताल बनाने चाहिए। इससे भारत में स्वास्थ्य का स्तर बढ़ेगा, जिससे भारत के यदि लोग स्वस्थ होंगे तो भारत में विकास की लहर और आगे बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा, नहीं, भारत की जनसंख्या के आधार पर यह संभव नहीं है। यह बिल्कुल गलत है। भारत में जनसंख्या के आधार पर भी यह बिल्कुल संभव है, तो यह बिल्कुल गलत है। नहीं, यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ाएगा। यह बिल्कुल गलत है। यदि भारत के लोग स्वस्थ होंगे तो वो अपने कार्य को और अच्छे से कर पाएंगे तथा और अच्छे से टैक्स पे कर पाएंगे। इसलिए मेरा भी मानना है कि भारत में शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा अर्थात अस्पताल बिल्कुल निःशुल्क होने चाहिए और यह तहसील लेवल पर होना चाहिए। अगला है, हां, भारत में स्वास्थ्य का स्तर बढ़ेगा। यह बिल्कुल सही है। हां, प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य और देखभाल सरकार का प्राथमिक दायित्व है। यह तो भारत के संविधान में भी लिखा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह भारतीयों के अर्थात भारत के नागरिकों के स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाएगी।
तो इस प्रकार से यह बिल्कुल सही है। अगला है, नहीं, भारतीय नागरिक निजी अस्पताल को प्राथमिकता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारतीय नागरिक भी निजी अस्पताल की ओर दौड़ते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे पास जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, उसमें कुछ सरकारी अस्पतालों में अच्छी सुविधा भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा मुहैया नहीं करवाई जाती है। यहां पर प्रश्न में लिखा है, अच्छी तरह से सुसज्जित अस्पताल खोलना चाहिए। मतलब जो अस्पताल, यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वेल एस्टैब्लिश्ड होंगे, वहां पर इक्विपमेंट, सभी प्रकार के इक्विपमेंट होंगे, वहां सभी प्रकार की जांच होगी, तो हम प्राइवेट अस्पताल क्यों जाएंगे? तो यहां पर प्राइवेट अस्पताल जाने का तर्क तभी आता है जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छे प्रकार से मेडिकल फैसिलिटी ना दी जाए। यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छी तरह से मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी तो भारत के लोग कभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। तो यहां मेरा मानना है कि भारत सरकार को शिक्षा तथा अस्पताल के क्षेत्र में बेहतर कार्य करना चाहिए, ताकि हम शिक्षा के लिए गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को भेजें तथा स्वास्थ्य के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए। यह तभी संभव है जब भारत सरकार तथा राज्य सरकार शिक्षा तथा अस्पताल के लिए हमें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएगी, तथा यह तहसील के लेवल में होना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि नहीं, भारतीय नागरिक निजी अस्पताल को प्राथमिकता देते हैं, यह आउट ऑफ कंटेक्स्ट हुआ, क्योंकि यदि अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे तो हम निजी अस्पताल में कभी नहीं जाएंगे। निजी अस्पताल में हम तभी जाते हैं जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा उपलब्ध ना हो। तो इस प्रकार से यह बिल्कुल गलत है। अगला, तो यहां पर हमारा आंसर हो रहा है 3 तथा 4। यहां पर आंसर है हमारा 3 तथा 4, ऑप्शन ए 3 तथा 4। अगला प्रश्न है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जैसे संगठनों को समाप्त कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों को समाप्त कर देना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, यदि हम एक परिवार की बात करते हैं, यदि परिवार में 5 सदस्य हैं और वो एक ही टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाते हैं या वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो पांचों सदस्य एक घर में रहते हुए ही अलग अलग पड़े हुए हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो उनके बीच कहीं ना कहीं टकराव का भाव पैदा होगा, वो एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। इसी प्रकार से परिवार में यदि 5 सदस्य हैं तो उन्हें एक ही टेबल पर खाना खाना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए, क्योंकि बात करने से प्यार बढ़ता है और इस प्रकार से शांति का भाव पैदा होता है। इसी प्रकार से विश्व में जितने देश हैं उसे एक ही मंच पर लाने का कार्य करता है यूएनओ। अब ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि विश्व के जितने भी देश है उसे संबंधित हो और एक मंच पर ये आए और एक मंच पर आकर अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सौहार्द की भावना को विकसित करे तथा एक दूसरे को आर्थिक मदद प्रदान करे, एक दूसरे के साथ व्यापार करे। इस प्रकार से हम युद्ध की स्थिति को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अगर यूएनओ होता है इसका मतलब विश्व में युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होती है और विश्व युद्ध पैदा कभी नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों को समाप्त कर देना चाहिए? मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। हां, पहला है हां, अब शीत युद्ध समाप्त हो चुके हैं, ऐसे संगठनों की कोई भूमिका नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। युद्ध की स्थिति कभी भी पैदा हो सकती है। जिस प्रकार से परिवार में सभी सदस्यों को एक दूसरे के साथ बात करना चाहिए, एक टेबल पे खाना खाना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, इसी प्रकार से विश्व में जितने देश हैं इनको भी एक टेबल पर लाने का कार्य करती है संयुक्त राष्ट्र संघ, एक मंच पर लाने का कार्य करती है संयुक्त राष्ट्र संघ। अर्थात इससे विश्व शांति सौहार्द की भावना बढ़ती है, आर्थिक मदद एक दूसरे को मिलती है, आर्थिक व्यापार होता है, तो यह जरूरी है। अगला है नहीं, ऐसे संगठनों के अभाव में विश्व युद्ध हो सकता है। नहीं, ऐसे संगठनों के अभाव में विश्व युद्ध हो सकता है, बिल्कुल सही है। अगला, नहीं, ऐसे संगठन सभी देशों को एक मंच पर लाते हैं, बिल्कुल सही। नहीं, ऐसे संगठन अंतरराष्ट्रीय शांति व सौहार्द हेतु आवश्यक है। अर्थात हमारा आंसर है 2, 3, 4।
हमारा आंसर है 2, 3, 4, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, क्या भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरा है जो सिर्फ और सिर्फ चाहता है विश्व शांति, सौहार्द की भावना, आतंकवाद को खत्म करना चाहता है, अर्थात विश्व शांति हेतु भारत प्रतिबद्ध है तथा भारत सभी देशों के साथ आर्थिक व्यापार करना चाहता है तथा दूसरे देशों को भी मदद करना चाहता है। तो इस प्रकार से भारत को डेफिनेटली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनना चाहिए। यहां पर तर्क है, नहीं, भारत पहले अपने लोगों की समस्याएं जैसे गरीबी व कुपोषण हल कर ले। यह बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, ये गलत है। अगला है, हां, भारत एक शांति व मैत्री प्रिय देश है। यह बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से केवल और केवल तर्क 2 सही है, ऑप्शन बी। अगला है 5वां प्रश्न, क्या चुनाव में वोट डालना सभी मतदाताओं के लिए अनिवार्य बना देना चाहिए? क्या भारत सरकार ऐसी कानून बनाए जिससे जितने भी वोटर्स हैं भारत में उनको वोट डालना बिल्कुल अनिवार्य हो? ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह आपके लोकतंत्र की भावना का हनन करता है। यदि आप एक वोटर है तो वोट डालना या ना डालना यह आपका मौलिक अधिकार है, यह आपका एक नागरिक अधिकार है, तो इसका हनन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैं बेंगलोर में रहता हूं और मुझे वोट डालने के लिए छत्तीसगढ़ आना है, तो मैं बेंगलोर में हूं और मुझे वोट डालने के लिए दुर्ग जिले में आना है, लेकिन किसी कारणवश, किसी आपातकाल की स्थिति में मैं वोट देने नहीं आ पा रहा हूं, तो इसका मतलब भारत यदि कानून बनाए कि वोट डालना अनिवार्य है और मैं किसी कारणवश अपने फैमिली के बेंगलोर में किसी कारणवश ना आ पाऊं वोट डालना, तो यह कानून का उल्लंघन होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका मतलब यह है कि इसे कानूनन बाध्य नहीं करना चाहिए। भारत में किसी भी चीज को कानूनन बाध्य नहीं करना चाहिए। हां, भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि वो वोटरों को, मतदाताओं को जागरूक करे विभिन्न प्रकार के एडवर्टीजमेंट के माध्यम से कि वोट हमें डालना चाहिए, लेकिन इसे बाध्य नहीं करना चाहिए। अर्थात भारत सरकार को वोटर्स को मोटिवेट करना चाहिए कि हमें वोट डालना चाहिए, यह हमारा अधिकार है। इससे हम अच्छी सरकार का चयन कर सकते हैं, लेकिन इसे बाध्य नहीं करना चाहिए। तो यहां पर तर्क है, हां, तभी मतदाता अपनी जिम्मेदारी समझेगा। देखिए, आप यदि कोई भी चीज के लिए बाध्य करते हैं तो आप कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का हनन करते हैं। जबकि दूसरा लिखा है, नहीं, लोकतंत्र के सिद्धांतों के यह खिलाफ है। ये दूसरा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से हम स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको कथन दिया गया हो और उससे संबंधित कुछ तर्क हो, आर्गुमेंट्स हो, तो तर्क या आर्गुमेंट का मतलब होता है सजेशंस। आपसे सजेशंस मांगे जा रहे हैं, आपसे सलाह मांगे जा रहे हैं, अर्थात आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सली ट्रुथ सजेशंस का चयन करना है जिसे पूरा यूनिवर्स माने। तो इस प्रकार से हम स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।